नमस्कार साथियों, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 15 पर चर्चा करते हैं। 14 तक हमने पढ़ लिया था। कल कोई आवश्यक कार्य से मैं क्लास नहीं ले पाया था। 8 बजे रोज़ शाम को एविडेंस की क्लास और 9 बजे सीआरपीसी की क्लास चलेगी। सीआरपीसी की क्लास में 1-2 इशू हैं। वॉइस का इशू है, 21-22 तारीख के आसपास मैंने कोई गजेट ऑर्डर किया है, वो आ जाएगा, तो शायद वॉइस का इशू भी सोल्व करवा देंगे। 21-22 तारीख तक ईयरफोन लगा के आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, ठीक है। तो धारा 15 पर चर्चा करते हैं। 9 बजे सीआरपीसी की क्लास होगी शाम को, 8 बजे एविडेंस की, ठीक है। बैक टू बैक आपके 8 से 9, 9 से 10, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले लो, जैसा भी लेना चाहो जिस भी टाइम पे, ठीक है। कार्य आकस्मिक था या सासे था। आकस्मिक कि मतलब कोई काम एक्सीडेंटल हुआ या आपने कोई इंटेंशन के साथ क्या किया। कार्य क्या था, या तो एक्सीडेंटल नेचर का था या फिर आपने इंटेंशन के साथ किया। एक केस था, एक व्यक्ति क्या करता था, शादी करता था। विदेश का मामला है, फॉरेन लॉ का। शादी करता था, 1-2 साल बाद उसकी पत्नी जो बात तब होता है, ठीक है, उसमें डूब के मर जाती है। जैसे श्रीदेवी मरी थी अभी, तो ठीक वैसा ही मामला। शादी करता, पत्नी डूब के मर जाती 2 साल बाद, फिर वो नई शादी करता दोबारा किसी और से, वो भी 2 साल बाद वैसे ही डूब के मर जाती। फिर तिबारा शादी करी, तीसरी भी डूब के मर गई। तीसरी बार कोर्ट ने पकड़ लिया, भैया तेरे साथ ही पहली बार तो कि चलो एक्सीडेंट था, नहाने गई पत्नी, उसमें डूब के मर गई, गेट अंदर से लग रहा था, आपको पता। दूसरी बार भी वो उसी में डूब के मरी, तीसरे में भी। अब तीसरी बार कोर्ट ने पकड़ लिया कि आप ये एक्सीडेंटल नहीं हो रहा, बार बार आप इंटेंशन से किसी व्यक्ति को मार रहे हो। एक और केस सुनिए। एक व्यक्ति क्या करता था, बार बार किसी वेश्या से, वेश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट, नीचे लिखते हैं यहां पे, प्रोस्टिट्यूट मतलब वेश्या। तो एक धनी व्यक्ति था, वो वेश्याओं से संपर्क करता था और खुद को बहुत अमीर व्यक्ति बताता था और वेश्याओं को कहता था तुम्हें भी अमीर कर दूंगा। वेश्याएं विश्वास करती थी, उनसे शारीरिक संबंध बनाकर बाद में उनका मर्डर करके धन लूट लेता था। क्या करता था, वेश्याओं को विश्वास में लेता था, खुद को अमीर व्यक्ति बताता था, फिर उनसे संबंध बनाकर उनकी हत्या करके उनका धन लूट लेता था। यह केस था। एक व्यक्ति क्या करता था, एक मकान खरीदता था, खरीदने के बाद बीमा कराता था और बीमा कराने के बाद 4-6 महीने बाद उसके मकान में आग लग जाया करती थी और वो आग लगने के बाद बीमा क्लेम करता था और मकान का बीमा ले लेता था। ऐसा उसके बाद 3 बार हुई। कोर्ट ने देखा कि क्या ये मामला रेंडमली हो रहा है, एक्सीडेंटली हो रहा है, या इंटेंशन के साथ ये व्यक्ति प्लानिंग के साथ करता है। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसको पता होता है कि बीमा पे इतना मिलता है। जैसे बीमा कराते हैं, आप कोई इंश्योरेंस कराते हो LIC में, आप बीमा की किस्तें कितने देते हो, 4-4, 5-5, 10-10 हजार देते हो। क्लेम आपके संबंध में 25 लाख रुपए तक का बीमा कर रखा है और आपने 4-5 हजार रुपए की 5-6 किस्तें दी। उसके बाद जिस व्यक्ति का बीमा किया था वो व्यक्ति मर जाता है। एट दैट कंडीशन उसके मरते ही आपको 25 लाख मिलेंगे। आपने दिए कितने, 5-6 महीने में 25-30 हजार रुपए दिए और 25 लाख। तो कोई व्यक्ति इंटेंशनली बीमा करवाता है और बीमा करवा के उस व्यक्ति के 4-6 महीने में मर जाता है और बीमे के पैसे ले लेता है और 3-4 बार उसने ऐसा बीमे का पैसा लिया, क्लेम किया। तो ये चीजों में कोर्ट देखता है कि क्या कार्य आकस्मिक था या इंटेंशनली किसी ने किया था। उसी पर धारा 15 बनी हुई है कि कार्य आकस्मिक था या सासे था। इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य, जबकि कोर्ट के सामने प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक किया था या सासे था। आसे, आसे के साथ था, विद इंटेंशन था कार्य, या किसी विशिष्ट ज्ञान और आशय से किया था। आपको पता था कि इस व्यक्ति के मरते ही हमें बीमा के पैसे मिल जाएंगे। कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति का
फेंक जला देते हैं। एक कार में कोई व्यक्ति गया था सुबह, वो कार से उतर के कार सहित जला देता है, उसमें कोई डेड बॉडी डाल के जला देता है, उस व्यक्ति को मरा हुआ दिखा देते, बीमे के पैसे ले लेते हैं, बाद में पता लगता है वो व्यक्ति तो जीवित था। तो कोई कार्य आपने विशिष्ट नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया था क्या? ऐसे तथ्य पर यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था। वैसी की वैसी घटनाओं की सीक्वेंस थी, एक चेन थी। आवली का मतलब बार बार वही घटनाएं दोहराई जा रही थी। बार बार शादी कर रहा था पत्नी को, बाद तब में डुबो के मार रहा था। बार बार एक व्यक्ति वेश्या से संबंध बना रहा था, वो वेश्या मरी, अगले दिन मर्डर हो जाता था। कोई व्यक्ति जानबूझकर साइकिल सवारों को टक्कर मार के जाता था कार से। तो ये सब समरूप घटनाओं की आवली का भाग था, और उनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था। ये सुसंगत है। जब कोर्ट के सामने ये फैक्ट है, ये मामला सामने आता है कि कोई कार्य आकस्मिक हुआ था या इंटेंशनली किया था किसी ने, तो तब ऐसी सीक्वेंस ऑफ चेन किसी घटना की एक आवली, और हर घटना में वो कार्य करने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उपस्थित है, तो वो रिलेवेंट है। एक और घटना बताता हूं कि एक गली में चोरी होती है। चोरी रात को 10 बजे के आसपास, 11 बजे, कभी भी होती हो, पर जिस गली में उस शहर में चोरी हो रही थी, उस गली के सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक व्यक्ति उस गली में आता जाता दिखता है, और 5-6 घटनाओं में, हर घटना में, चाहे अलग अलग वो इलाकों में हो रही है, वो व्यक्ति कंटिन्यू दिखता है। तो कोई व्यक्ति किसी गली में दिख रहा है, उसी रात उस गली में कोई चोरी हो जाती है, इसका मतलब उस व्यक्ति का उस घटना से कहीं ना कहीं संबंध है। क्योंकि एक प्रॉपर मोहल्ले की बात हो, जैसे जिस गली में मैं रहता हूँ उसी गली में तो फिर मैं रोज जाऊंगा। हो सकता है मेरा टाइम हो कि 9 से 10 बजे के बीच में मैं घूम के आता हूँ खाना खा के, वहां तो एक प्रॉपर में, पर हर घटना के साथ कि उस मोहल्ले में चोरी हुई, उस गली में मैं था, कोई तीसरे मोहल्ले में चोरी हुई, उस गली में भी मैं था, तो इसका मतलब उस घटना के साथ में जुड़ा हुआ था, हर घटना से मेरा कहीं ना कहीं संपर्क था। तो ये क्या कहता है? समरूप तथ्यों के साक्ष्य को वैलिड करार देता है कि अगर कहीं पर एक जैसा फैक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो घटना से जुड़ा हुआ है, तो समरूप तथ्यों के साक्ष्य को ग्राह्य बनाता है, वैलिड करार देता है। ठीक है। अब इसका दृष्टांत, कै पर क्या अभियोग है कि उसने ग्रह के बीमे के लिए धन अभिप्राप्त करने के लिए घर को जला दिया। उसने घर का बीमा कराया और बीमा की राशि प्राप्त करने के लिए क्या किया? घर को जला दिया। यह तथ्य कि कहने कहीं ग्रह को एक के पश्चात दूसरे में रहा, वो उससे पहले भी एक घर में दूसरे घर में रहता था, एक घर के बाद दूसरे घर में रहता था, हर एक घर का बीमा कराता था, और जिनमें से हर एक घर में आग लग जाती थी, और आग लगने के बाद वो विभिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन प्राप्त करता था उस मकान के लिए। इस नाते सुसंगत है कि यह दर्शित होता है कि वो अग्निकांड एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, इंटेंशन से करता था, क्योंकि इससे पहले भी वो जिस मकान में रहता था सबके बीमे कराता था, और हर मकान में जिसमें वो रहा सब में बीमा कराया। बीमा कराने के बाद आग लगी, और आग लगने के बाद बीमा कार्यालय से उस मकान के बीमे की राशि प्राप्त करता था, फिर अगले मकान में रहने लग जाता था। तो हर अग्निकांड उससे पहले के हुए वो इस चीज को शो करते हैं कि जो वर्तमान के मामले में जिसमें उसको अभियुक्त बनाया गया, ये बीमा कांड एक्सीडेंटली नहीं हुआ था, वो इंटेंशन से बीमा राशि प्राप्त करने के लिए हर मकान में आग लगा देता है और ऐसी राशि प्राप्त करता है। बी ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए, बी के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है। बी के जो कर्जदार थे उनसे धन प्राप्त करने के लिए ए नामक व्यक्ति को एम्प्लॉय लगाया। ए का कर्तव्य यह था कि वह बही में अपने द्वारा प्राप्त राशियों की सही सही प्रविष्टि करे। ए का काम था कि जब भी तू लेने जाए, जिस जिस व्यक्ति से पैसा ले उसकी यहाँ पर पैसे की एंट्री कर दे, उसका नाम एंट्री कर दे कि 1 नंबर व्यक्ति से इतना उधार वसूल किया, 2 से किया। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि विशिष्ट अवसर पर उसने वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त की। यहां उसने 5,000 लिए होंगे पर लिखता वो कितना है? 3,000। प्रश्न यह है कि क्या मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साहसी थी?
वो कहता है कि मेरे से गलती से लिखी गई। अब कोर्ट के सामने प्रश्न ये है कि क्या ये 3000 उसने गलती से लिख दिए 5000 की जगह, या उसने इंटेंशन के साथ लिखे थे कि 2000 रख लेता हूं जेब में, 3000 लिख देता हूं, मालिक को क्या पता लगेगा कितने वसूल किए वहां से। ये तथ्य कि उसी बही में कह द्वारा की गई अन्य प्रविष्टियां भी मिथ्या है। पता लगता है कि उसने तो पहले भी जितने से कर्ज वसूला था वो कर्जदार तो कह रहे हैं कि हमसे 10-10 हजार ले गया और एंट्री 8-8 हजार की है, तो उससे पहले भी उसने जितनी भी प्रविष्टियां की वह मिथ्या प्रविष्टियां हैं, झूठी प्रविष्टियां हैं, झूठी एंट्री है। प्रविष्टियां मतलब एंट्री, और हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि कह के पक्ष में थी। अगर मान लो तुमने गलती से लिख दी तो आपने 10,000 वसूल किया, आपसे कभी 10 का 11 नहीं लिखा गया, 12 नहीं लिखा गया, 13 नहीं लिखा गया, हमेशा कम ही क्यों लिखते हो? ऐसी राशि क्यों गलती से लिखते हो जिससे आप ही को फायदा हो रहा? ए के पक्ष में ही वो एंट्रियां थी। कभी ऐसी भी लिख दो कि आपकी जेब से ज्यादा पैसे उसको पास चला जाए बी के पास, कि आपने 10,000 वसूल किए हो, गलती से लिख दिया हो कि 12,000 वसूल कर दिए। तो हर एंट्री आपके पक्ष में ही क्यों लिखी जा रही थी? ये शो करता है कि वो पैसों की हेर फेर करता था, मिथ्या प्रविष्टि करके खुद के पक्ष में पैसे बनाता था। क्लियर है? क को कूटकृत कपट पूर्वक कूटकृत रुपया परिधान करने का क अभियुक्त है। क क्या करता है? ख को कोई नकली पैसे देने का अभियुक्त है क। प्रश्न यह है कि क्या रुपए का परिधान आकस्मिक था या इंटेंशनली था? यह तथ्य कि ख को परिधान के तुरंत पहले और पीछे क ने ग घ या ड को कूटकृत रुपए परिधान किए थे। बी नामक व्यक्ति को ए नामक व्यक्ति ने क्या किए? नकली नोट दिए। क्या किए? नकली नोट, कूटकृत सिक्के, तो नकली नोट दिए। अब यहां क्वेश्चन ये है कि क्या क ने जानबूझकर नकली नोट दिए, जानबूझकर, या उससे गलती से दिलाई में आ गई, उसको पता ही नहीं था कि जो नोट दे रहा वो नकली है, या वो जानबूझकर नकली नोट चला रहा है मार्केट में अफली बता बता के। ये तथ्य कि बी को जब उसने नोट दिए उससे पहले ए ने सी को भी वैसे ही नकली नोट दिए, सी की दुकान पे, डी की पर और ई की पर। तो ये दर्शित करता है कि ख को दिया गया परिधान आकस्मिक नहीं था। क को पता था कि उसके पास नकली सिक्के, और वो बी की दुकान से पहले सी डी ई की दुकान पर भी वो नकली सिक्के चला के आया है। तो ये क्या शो करता है कि उसका इंटेंशन था कि ऐसे नकली सिक्कों को मैं मार्केट में चलाऊं और उससे मेरा पैसा बने। ठीक है, तो क्या कार्य एक्सीडेंटल था या फिर कार्य इंटेंशनली था, ये शो करने वाले तथ्य धारा 15 के अंतर्गत रिलेवेंट होते हैं। केस जो मैं आर वर्सेज स्मिथ का केस बता रहा हूं, ये इस केस को फेमस नाम है इसका ब्राइड इन बात तब, या हिंदी में कहें तो बात तब को क्या बोलेंगे? स्नान ग्रह या स्नान तब में परिणीता, परिणीता जो नई नई शादी होके आती है, तो वो व्यक्ति क्या करता था? पत्नी नई शादी करके लाता था, पत्नी को बात तब में डुबो के मार देता था। आर वर्सेज स्मिथ का केस था। दूसरा आर वर्सेज मोर्टिमर का केस, ऊपर कहीं जगह देखते हैं, केस यहीं पे लिखेंगे ऊपर कहीं पे। यहां लिखते हैं आर वर्सेज मोर्टिमर, मोर्टिमर का केस। इस केस में क्या हुआ था? एक ड्राइवर था, ड्राइवर द्वारा जितने भी साइकिल सवार होते थे उसको टक्कर मारता था। वो हर दिन साइकिल सवारों को टक्कर मारना। तो वो साइकिल सवारों से नफरत करता था और वो इसलिए उनको बार बार साइकिल सवारों को टक्कर मारता था। एक केस था जॉन मैकिन वर्सेज अटॉर्नी जनरल
ऑफ न्यू साउथ वेल्स। इसमें क्या होता था, एक व्यक्ति गोद लेता था बच्चे को। गोद लेना किसको? बच्चे को। थोड़े टाइम बाद बच्चे की प्राकृतिक मृत्यु बताकर शव आंगन में गाड़ देता था। शव क्या करता था? आंगन में गाड़ देता था। बाद में पता लगा कि वो हत्या करता है, बच्चों को गोद लेके बच्चों की हत्या करता है, हत्या करके शव जमीन में गाड़ देता है और वो उसको प्राकृतिक मृत्यु बताता था। तो पहले भी उसने कई बार बच्चों को, पति पत्नी के द्वारा बच्चों को गोद लिया गया और गोद लेकर उनको मारकर वो जमीन में गाड़ देते थे। तो ये शो करता था कि वो इंटेंशनली ऐसा करता था। आर वर्सेज पांचूदास का केस चर्चा कर लिया कि हमने? पांचूदास नहीं किया। आर वर्सेज पांचूदास या पंचूदास, दोनों तरीके से नाम आ सकता है। आर की जगह ये किंग वर्सेज कर लेना, पांचूदास। आर वर्सेज या किंग वर्सेज, किंग एम्परर वर्सेज पांचूदास का केस था। इसमें वो बार बार वेश्याओं से, वेश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट, वेश्याओं से अमीर व्यक्ति बन के मिलता था, उनका धन लूटकर मार देता था। ठीक है, यह आए दिन का उसका काम था। तो ये 4 केस बहुत है धारा 16 पे, धारा 15 पे। 16 को डिस्कस करते हैं। कारोबार के सामान्य अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है? कोर्ट के सामने प्रश्न यह है कि कारोबार का अस्तित्व कब सुसंगत है। प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारोबार के ऐसे किसी अनुक्रम का अस्तित्व, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस, जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, सुसंगत होता है। कोर्ट के सामने प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस ऐसा है कि वह कार्य स्वभावतः उस दिन किया गया होगा। अगर ऐसा रहा है, एक मामला उठता है कि क्या ए ने जो पत्र भेजा था वो बी को डिलीवर होने के लिए गया या होने के लिए डिलीवर किया या नहीं किया। एक मामला उठता है कि क्या एक ने जो पत्र भेजा था वो बी को डिलीवर किया या नहीं किया। ठीक है, ए ने पत्र भेजा, ये पत्र पोस्ट ऑफिस में प्राप्त हुआ, और पोस्ट ऑफिस से उस बॉक्स में, एक पोस्ट ऑफिस में ऐसी अलमारियां बनी होती है। ठीक है, इसमें मानसरोवर वाले पोस्ट, इसमें मालवीय नगर वाले सारे पत्र मालवीय नगर के, इसमें जवाहर नगर के, इसमें नाकुड़ा के पत्र रख दिए जाते हैं। वहां शहर के जितने इलाके के पोस्टमैन वाइज पत्र रखे जाते हैं। मानसरोवर के जितने पत्र इस बॉक्स में डाल दिए जाते हैं। पोस्टमैन आता है, इस बॉक्स में जितने भी पत्र होते हैं उनको उठाकर बांटने चला जाता है। तो ये कि अगर पत्र इस बॉक्स में रख दिया था तो मतलब वो बंटने के लिए चला गया था और डिलीवर भी हो गया था। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहता है कि कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, कि जब न्यायालय के सामने यह प्रश्न है कि क्या कोई पत्र वाकई में डिलीवर होने के लिए भेजा गया था या नहीं। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डाला था तो वो बॉक्स से पोस्टमैन आया होगा और डिलीवर करके ही आया होगा। पोस्टमैन जितने भी पत्र होते हैं उनको डिलीवर करता है। अगर कोई पत्र डिलीवर नहीं होता तो वापस आके इस बॉक्स में रख देता है और शाम को इस पोस्ट में जितने भी अनडिलीवर पोस्ट होते हैं
उनको वापस उसी को भेज दिया जाता है जिसने भेजे थे। तो अगर उसने पत्र भेजा है पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट ऑफिस को प्राप्त हुआ है, वो तो एंट्री होगी प्राप्त होने की, तो कि प्राप्त हो गया पोस्ट ऑफिस को। अब अगर उसने लेटर बॉक्स में रख दिया था तो वहां से पोस्टमैन उसको डिलीवर करने गया होगा और उसने डिलीवर किया होगा, क्योंकि रिटर्न आता तो हम वापस कंप्यूटर में चढ़ाते कि इसका पते पर व्यक्ति नहीं मिला और रिटर्न आ गया, और रिटर्न नहीं आया मतलब उसके पास पहुंच गया होगा। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो कोई कार्य जो सावधानता किया जाता है प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में, जो कार्य डेली रूटीन में होता है, जैसे एक आप आरपीएससी में कोई लेटर भेजते हो, कहां भेजते हो? आरपीएससी में। तो आरपीएससी में लेटर भेजते हो तो वहां इन आउट रजिस्टर बना होता है, इन आउट रजिस्टर। अगर कोई भी पत्र आता है तो सबसे पहले उसमें एंट्री करता है गेटमैन, जो गेट पर बैठा होता है वो। अब कोई प्रश्न है न्यायालय के सामने कि क्या एक इन्हें पत्र भेजा वो आरपीएससी को प्राप्त हुआ है या नहीं, तो कोर्ट कि अगर पत्र वाक्य में आरपीएससी के पास आया होगा तो इन आउट में एंट्री होगी, और इन में अगर एंट्री है कि ऐसा पत्र प्राप्त हुआ तो प्राप्त हुआ है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या कहता है कि जो भी पत्र आरपीएससी के पास आते हैं उनकी एंट्री इन आउट में होती है। इनमें जो आरपीएससी के पास आया, आरपीएससी ने किसी को पत्र भेजा, वो आउट में, तो अगर उस रजिस्टर में एंट्री है तो वो कार्य किया गया होगा। अब दृष्टांत पढ़ते हैं। दृष्टांत क्या कहता है? प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र भेजा गया, प्रेषित किया गया। यह तथ्य कि कारोबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र जो किसी खास स्थान पर रखे जाते थे, कहां रखे जाते थे? बॉक्स में, डाक में डाले जाने के लिए डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे, और वह पत्र उस स्थान पर रखा गया था सुसंगत है कि हमने वो पत्र उस दिन उस बॉक्स में डाल दिया था, और उस बॉक्स में जो भी पत्र रखे होते थे वो बांटने के लिए चले जाते थे। तो ये रिलेवेंट है कि वो पत्र भी बांटने के लिए चला गया होगा। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिलेवेंट होता है। एक ऐसा ही है कि क्या विशिष्ट पत्र कै को मिला। कोर्ट के सामने प्रश्न है कि ये पत्र क्या कै नामक व्यक्ति को मिल गया था, तो ये तथ्य कि वो सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था, और ए ने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया था डाक में, और ए को वापस वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से लौटाया नहीं गया। जब अपना पत्र कोई भेजते हैं और वो उस पते पर कोई व्यक्ति नहीं मिलता है तो वापस आपके पास आ जाता है कि आपका पत्र था वो अनडिलीवर्ड रहा, ऐसा कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता है। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में डाला था और आपको वापस नहीं भेजा पोस्ट ऑफिस ने, तो वो पोस्ट डिलीवर हो गया होगा। ऐसी एक प्रिजम्पशन भी करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 111 के 6 पॉइंट में। वहां कहते हैं कि कोई कारोबार के सामान्य अनुक्रम में कोई कार्य किया गया था तो कोर्ट ये मान के चला गया कि उस दिन भी वो कार्य हुआ होगा। अब कोई मामला है प्रसंगत दिन कि क्या कोई व्यक्ति उस दिन किसी प्रॉपर स्थान पर उपस्थित था। जैसे मेरे ऊपर एक मर्डर का चार्ज लगाया जाता है और ये कहा जाता है कि मैंने कोई व्यक्ति का मर्डर किया। अब मैं कहता हूं कि मैं तो प्रसंगत दिन कोर्ट में उपस्थित था, तो क्या कोई व्यक्ति प्रसंगत दिन कोर्ट में उपस्थित था, या कोर्ट को छोड़ो कोर्ट में उपस्थित है तो फिर मेरी वहां प्रेजेंस लगेगी और कोर्ट का सबूत तो वैसे ही मान्य हो जाएगा। कोई किसी प्रॉपर होटल में मैं उपस्थित था, इस बात को लेकर मैं एक तथ्य कहता हूं कि मैंने मर्डर नहीं किया, मैं तो उस दिन उस होटल में उपस्थित था। तो उस होटल में क्या मैं गया था नहीं गया था, ये प्रश्न है कोर्ट के सामने, और होटल से पूछा जाता है क्या व्यक्ति ये आया था या नहीं आया था। मामला 2 साल पुराना है कि 2 साल पहले उस होटल में गया था नहीं गया था, कर्मचारी बदल गए, वो कहते हैं हमें तो पता नहीं। पर हमारे होटल का एक रूल है कि जो भी व्यक्ति होटल में आता है इस रजिस्टर में एंट्री होती है उस व्यक्ति की प्रॉपर, उसके बाद ही हम होटल में चाहे लंच करने आओ डिनर करने आओ उसको एंट्री देते हैं। और मैं कहता हूं मैं तो अपनी कार नंबर से गया था, तो कार से आया था तो कार की पार्किंग का भी रजिस्टर है वो भी मैच कर लेते हैं। तो अगर
उस कार के जो एंट्री, कार का जो पार्किंग का रजिस्टर, उसमें मेरी कार की एंट्री है, या उस होटल में मेरा एंट्री करने का कोई रजिस्टर है, उसमें मेरी एंट्री है, मेरा नाम है, साइन है, कोई आइडेंटिटी भी, आधार कार्ड नंबर लेते हैं वो भी मैं लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब मैं आया था। कोई कार्य ऑर्डिनरी कोर्स और बिजनेस में किया गया था तो वो रेंडमली सही किया जाता है, क्योंकि उनका रोज का काम है ऐसे कार्य करना। अब आप कोई फैक्ट दे सकते हो प्रॉपरली कि जिस दिन वो पत्र उस पोस्ट ऑफिस में डाला था, तो वहां से वो जब बांटने के लिए वो व्यक्ति निकला तो रास्ते में दंगे हो रहे थे, और दंगों में उस व्यक्ति के ऊपर हमला किया गया, पोस्टमैन के ऊपर। तो वो पोस्टमैन घबरा कर भागा, तो वो पत्र जो उसके पास थे थैले में, वो थैला गिर गया, और वो थैला वहां आगजनी की घटना में आग लग गई। तो उस दिन वो बांट नहीं पाया क्योंकि वो सारे पत्र जल गए। तो आप ये स्पेशल एविडेंस दे सकते हो खंडन करने के लिए। बात यहां रिलेवेंसी बता रहा है कि कोई कार्य ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया जाता था तो वो हुआ होगा उस दिन भी, ये फैक्ट रिलेवेंट है। एक केस लिखना धारा 16 पर। हेड रिटेन वर्सेज केन का केस, वर्सेज केन। ये जो दृष्टांत दे रखा है, ये दृष्टांत इस वाद के तथ्यों के आधार पर ही बना हुआ है। ठीक है, इंग्लिश और देख लेते हैं, 45 मिनट की क्लास लूंगा, इंग्लिश देख लेते हैं, कल हम एडमिशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि एक महीने में कैसे आप एविडेंस कराओगे। एक बार अगस्त महीने में थोड़ी दिक्कत है, सितंबर में 2 क्लासें लेकर हम कोर्स करा देंगे, एविडेंस, सीआरपीसी, आईपीसी तीनों को अच्छे से पढ़ा देंगे अक्टूबर लास्ट तक। फिर नवंबर दिसंबर में माइनर एक्ट है, उन पे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। 15 फैक्ट बियरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो वेयर देयर इज ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या है कि वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल और डन विद ए पार्टिकुलर नॉलेज या पार्टिकुलर इंटेंशन। क्वेश्चन कोर्ट के सामने क्या है कि क्या कोई एक्ट है वो एक्सीडेंटल हुआ है या इंटेंशनली हुआ है, या किसी व्यक्ति ने वो एक्ट डन किया है विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ। द फैक्ट डेट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर ऑक्यूरेंस, कि अगर वो एक्ट एक पार्ट ऑफ सीरीज है किसका, सिमिलर ऑक्यूरेंस का, इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। और ऐसे हर एक एक्ट में, जो सीरीज ऑफ एक्ट है, ऐसी हर एक एक्ट में वो पर्सन उससे कंसर्न है, जुड़ा हुआ है, तो वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है कि वो इंटेंशनली ऐसा कार्य कर रहा है। इलस्ट्रेशन, ए इज एक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। द फैक्ट दैट ए लिव्ड in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fire a received payment with the difference insurance office are relevant as tending to show that the fire was not accidental, कि फायर एक्सीडेंटल नहीं था। ये शो करता है कि इससे पहले ए क्या करता था, कोई मकान ऑक्यूर करता था, बाद में उसको आग लग जाती थी, और उसके बाद आफ्टर ईच एक और मकान लेता था रेंट पर, उसमें इंश्योरेंस कराता था, फायर लग जाती थी, बाद में उसका फिर इंश्योरेंस ऑफिस से इंश्योरेंस क्लेम करता था, प्राप्त करता था। तो ये चीज शो करती है कि घटना इंटेंशनली कर रहा था, ये घटना एक्सीडेंटल नहीं थी, जो प्रेजेंट केस में जिसको
आग लगने की घटना है। ए इज एम्प्लॉयड टू रिसीविंग मनी फ्रॉम द डेटर ऑफ बी। इट इज ड्यूटी ए टू मेक एंट्रीज इन ए बुक शोइंग द अमाउंट रिसीव बाय हिम। ही मेक्स एन एंट्री शोइंग that on particular occasion he received less than he really did receive. ए की क्या ड्यूटी थी कि बी के लिए जितने भी बी के डेटर थे उनसे कोई प्रॉपर मनी रिसीव करे और उसकी एंट्री किसी प्रॉपर रजिस्टर में करे कि इतनी इतनी एंट्री इतनी इतनी मनी उसने उसके डेटर से रिसीव की है। एक एंट्री जो जितनी डेटा से मनी रिसीव की है उसके लिए लेस एंट्री थी, उसने उसमें पर्टिकुलर ओकेजन पे वो एंट्री कर रखी थी। द क्वेश्चन इज वेदर द डिड फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल या इंटेंशनल। कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटेंशनली एंट्री है या एक्सीडेंटल हुई। द फैक्ट डेट अदर एंट्री मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। कि उसने ए ने क्या किया कि उसी रजिस्टर में कई और एंट्रियां थी वो फॉल्स थी और हर एक एंट्री जो उसके द्वारा फॉल्स एंट्री की थी इन ईच केसेस इन फेवर ऑफ ए। जितनी भी फॉल्स एंट्रियां थी सब ए के फेवर में थी, एक भी ए के अगेंस्ट नहीं थी। ये चीज रिलेवेंट है कि वो ऐसा इंटेंशनली कर रहा था। आप आपके अगेंस्ट भी तो कोई रॉन्ग एंट्री कर सकते थे जिसमें आपको लॉस होता। आप हर एंट्री ऐसी कर रहे हो जो आपके फेवर में, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उससे मनी कमा रहे हो। ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवर टू बी ए काउंटरफीट रुपीज। पढ़ लेना भाई ये दृष्टांत, ठीक है। 16 पढ़ देता हूं मैं आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। कब रिलेवेंट होता है कोर्स ऑफ बिजनेस का? व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर ए पार्टिकुलर एक्ट वाज डन। क्वेश्चन क्या है कोर्ट के सामने कि एक पर्टिकुलर एक्ट क्या डन किया गया था, कोई काम उस दिन हुआ था क्या। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, कारोबार का सामान्य अनुक्रम का अस्तित्व। तो एनी कोर्स ऑफ बिजनेस का एग्जिस्टेंस रिलेवेंट होता है कब? अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन। कि वो कार्य नेचुरली भी डेली रूटीन में किया जाता था, ये फैक्ट रिलेवेंट है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर उस दिन बैंक में आया होगा चेक लेकर तो उसका चेक कैश किया गया होगा। कोई व्यक्ति प्रॉपर दिन किसी संग्रहालय को देखने गया होगा तो संग्रहालय का टिकट लिया होगा उसने और उसके टिकट की एंट्री होगी। कोई किसी संग्रहालय में बिना टिकट के तो किसी को एंट्री नहीं दी जा सकती। तो कोई कार्य जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेगुलरली होता है वो होता आता है। कि आपके सामने प्रश्न है कि क्या प्रॉपरली दिन मेरी क्लास हुई थी या प्रॉपर दिन क्या मैंने क्लास ली थी। आपको ये प्रश्न उठता है कि 15 अगस्त को मैंने क्लास ली थी। अब आप कहते हो कि आवाज तो उन्हीं की थी पर उनका एक डेली का कोई भी जो शब्द था बोलना था वो नहीं था। तो अगर रेगुलर मेरी क्लास है और मैं कोई पर्टिकुलर शब्द बोलता हूं, जैसे कि डिलीवर लो में आपका स्वागत है, वो शब्द मैंने उस दिन भी बोला होगा और मैं प्रॉपर वही जो मेरा बोलने का मैनर है उस दिन भी हुआ होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जो रेगुलर वे में होती है, कोर्ट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होती है, तो उसके एग्जिस्टेंस को मान के चलते हैं कि अगर उस दिन सरकारी ऑफिस खुला था या उस दिन छुट्टी नहीं थी तो उस दिन भी उन्होंने क्लास ली होगी, वो रेगुलर क्लास लेते थे। ऐसा कोई भी एविडेंस है वो दिया जा सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। The fact that it was ordinary course of business for all letter put in the certain place to be carried to the post and the particular letter was put in that place are relevant। कि जो भी पर्टिकुलर प्लेस पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेटर रखे जाते थे वह बांटने के लिए कैरी किए जाते थे और पर्टिकुलर लेटर उस दिन उस प्लेस पे रखा गया था, तो ये रिलेवेंट है कि वो उस दिन बंटने के लिए गया होगा। तो ये सेक्शन 15 और 16 था।
17 एडमिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 से लेकर 23 तक कल ही एक ही क्लास में पढ़ेंगे, चाहे सवा घंटे की क्लास हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए छोटी क्लास है।